भारत के साथ बगावत करके, गद्दारी करके दूसरा राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, ये आतंकवाद क्या है? यही तो आतंकवाद है। कैसे इन्वॉल्व है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनके ऊपर भारत की सेना के खिलाफ आर्म रिबेलियन करके एक अलग राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत होगा वो बनाने का इल्जाम है, जिसको बीजेपी ने एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जिसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकवाद से, आरएसएस का डायरेक्ट कनेक्शन है। इन्वेस्टिगेशन की थी देश के एक बहुत बड़े देशभक्त पुलिस ऑफिसर ने, हेमंत करकरे ने, जिसको आतंकवादियों ने शहीद किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन है, किसी छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर की नहीं है, किसी की। बजरंग दल और तमाम आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहा है, किस हाँ, आधार पर? कहा ही है। हाँ। आतंकवादी संगठन, ये लेटेस्ट ये देख लीजिए, बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इनके दूसरे जो सहयोगी संगठन है वो खुले आम इस बात को बोल रहे हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत को खत्म करके। इतना आसान है हिंदू नहीं, आसान बुरे और मुश्किल बात नहीं। आपने पूछा है आतंकवादी संगठन क्यों है, तो ये जो भारत के साथ बगावत करके, गद्दारी करके दूसरा राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, ये आतंकवाद क्या है? यही तो आतंकवाद है असली, इससे बड़ा आतंकवाद कुछ नहीं। तो ये और इनके सारे लीडर्स, यहां तक कि लीडर्स कैसे इन्वॉल्व है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उनके ऊपर भारत की सेना के खिलाफ आर्म रिबेलियन करके एक अलग राष्ट्र जिसका नाम आर्यव्रत होगा वो बनाने का इल्जाम है, जिसको बीजेपी ने एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जिसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकवाद से, आरएसएस का डायरेक्ट कनेक्शन है आतंकवाद से। बीजेपी की तो सांसद है ना वो। आरएसएस तो अभी तक खुद डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ती है, मेरी जहां तक आज तक की रिपोर्ट है, बीजेपी के थ्रू लड़वाती है ना। तो बीजेपी की सांसद है ना, पूरी वर्किंग कमेटी में उनकी बहस हुई होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी में बहस हुई होगी कि इस व्यक्ति, ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके ऊपर यूएपीए का मुकदमा चल रहा है, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ये कि ये भारत के खिलाफ आर्म रिबेलियन यानी कि हथियारबंद बगावत करके आर्यव्रत नाम का देश बनाना चाहती हैं, ये किसने इन्वेस्टिगेशन की थी? देश के एक बहुत बड़े देशभक्त पुलिस ऑफिसर ने, हेमंत करकरे ने, जिसको आतंकवादियों ने शहीद किया। उसकी इन्वेस्टिगेशन है, किसी छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर की नहीं है, किसी की। तो उस इन्वेस्टिगेशन, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या तय हुआ कि ये व्यक्ति साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हैं बिल्कुल फिट हैं हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से, इसलिए इनको भोपाल जैसी महत्वपूर्ण जगह से टिकट देना चाहिए। तो इससे साबित होता है कि आतंकवादी संगठन बीजेपी भी है। लेकिन देश में इससे पहले भी मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठाई गई है, लेकिन जुनैद नासिर के मामले में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वजह क्या है? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की, चाहे तो रिलीजियस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल हो या सोशल लीडरशिप हो, ये मनुवादी मानसिकता ने हमारे ज़्यादातर लीडर्स को हाईजैक कर रखा है। जो और उनसे ये, अगर किसी के साथ ऐसा अत्याचार होता है तो वहाँ पे ये भेज देते हैं हमारे ऐसे लीडरों को, प्रेस भी भेज देते हैं, उनको हाईलाइट करा देते हैं, ये बताते हैं कि ये देखिए इनका केस उठा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो फोटो सेशंस होते हैं और जो एक से बढ़कर एक लोग जज्बाती बातें करते हैं और बड़ी मार्मिक तकरीरें करते हैं, लेकिन उसके बाद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उन लोगों को भूल जाते हैं। इसी वजह से मनुवादियों की और आतंक जो फैलाते हैं लोग, उनकी ताकत बढ़ती है कि उन्हें पता है कि ये इसका फॉलोअप तो होगा नहीं, कुछ दिन बाद ये परिवार अकेला छूट जाएगा और फिर हम जैसे मर्जी चाहेंगे इनके ऊपर दबाव बना के ये केस विड्रॉ करा लेंगे। ये ही हर केस में होता है, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ऐसा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से बाकी लोगों को भी फायदा होता है। जुनैद नासिर हत्या में जो इतनी बेरहमी से उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसके बावजूद उनका जो कनेक्शन जो है बजरंग दल से जोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और सभी जितनी भी पार्टियां हैं सभी खामोश है, और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, वो भी खामोश है। देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी में है ना वो, यही मैं कह रहा हूँ कि अब SC ST OBC और माइनॉरिटीज एक प्लेटफॉर्म पे हैं। कहाँ किसी एक का दुख दूसरे का भी दुख है।
जैसे जैसे ये बात बढ़ेगी तो सबके साथ अत्याचार बंद होंगे एक साथ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के फंक्शन से आ रहा हूँ ना, आपने खुद देखा मुझे, सब थे एक प्लेटफॉर्म पे। ये माहौल बढ़ रहा है, इसी माहौल से मनुवादियों की ताकत कम हो रही है। जो पार्टियां ये सोच रही हैं, लेकिन पराचा साहब, एक प्लेटफॉर्म में तकरीर करने की बात आती है, सभी एक प्लेटफॉर्म में दिखाई तो देते हैं, लेकिन जब बात आवाज उठाने की आती है तो ये लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिखाई देते हैं, एक प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाई देते। देखेंगे, अब आप जल्दी देखेंगे, वो टाइम बिल्कुल आ चुका है जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आवाज भी उठाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रह के संघर्ष भी करेंगे, ताकि तब हम जो 90% के करीब लोग हैं उनकी आवाज दबाई ना जा सके। जहां तक बजरंग दल का सवाल है, कोई इशारा नहीं किया जा रहा है। ये जो आतंकवादी हैं, मोनू मानेसर और दूसरे लोग, इन्होंने खुद अपने आप वीडियो अपनी जारी की है बजरंग दल का और आरएसएस का बता के। उसके बचाव में दूसरी बात यह कि ये आतंकवादी संगठन हैं। राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब ने अब तक इनके खिलाफ ना तो आतंकवादी गतिविधियों का केस दर्ज किया है और ना ही इनको आतंकवादी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए अपनी सरकार की तरफ से कोई पेशकदमी यानी कि कार्रवाई की है। तो ये इसलिए हो रहा है ये कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है, जो गांधी फैमिली भी है या कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनके चारों तरफ भी मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोगों को प्लांट कर दिया गया है, जो उनको एक तरह से गलत रास्ता दिखाते हैं, मिसब्रीफ करते हैं, मिसगाइड करते हैं और कार्रवाई ऐसी करते हैं जिससे आरएसएस और बीजेपी कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस क्या सर इंसाफ मिलेगा, जल्द मिलेगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे हालात से ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि चारों तरफ एकदम जो विक्टिम टूरिज्म जिसको मैं कहता हूँ ना अंग्रेजी में, सब लोग जाके अपनी फोटोएं खिंचवा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई क्या हुई है इसके बारे में मुझे अभी तक प्रेस में कुछ भी नजर नहीं आया। जो पुख्ता मजबूत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी गिरफ्तार नहीं। और ये वैसा ही हो रहा है जैसा दिल्ली वक्फ बोर्ड के केसेस में आपने देखा, वही एग्जैक्टली वही हो रहा है कि कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं, लिखत पढ़त नहीं, एक से बढ़कर एक भाषणबाजी चल रही है। तो सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सर, उनके इंसाफ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सर, इतनी बड़ी घटना हो गई। देखिए, हम लोगों की मजबूरी होती है वकीलों की। जैसे अभी राम स्नेही साहब की बात सुन रहे थे, जिनका केस हमने ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से निकाल के दिल्ली कराया, तो वो क्या कह रहे हैं, जब तक उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया ना, हम वकील की ये मजबूरी होती है, कानूनी मजबूरी, कि वो किसी के पास जाके केस उसको दिया जाए, ये कह नहीं सकता, ये हमारी कानूनी बंदिश है, ये एडवोकेट्स एक्ट में मना है, सॉलिसिट नहीं कर सकते हम काम। अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम अब उसमें, जैसा आप जानते हैं सब लोग, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और न्याय दिलवाने। आप एक वकील है और ऐसे केसेस आप देखते रहते हैं, क्या लगता है जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा? देखिए, जिस तरह से मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, इस तरह के कितने केस हो चुके हैं, किसी को न्याय मिला? एक को भी न्याय नहीं मिला। सर, मुस्लिम संगठन हर जगह पहुंच जाते हैं, जैसे भी हमने देखा कि मौलाना अरशद मदनी वहाँ पहुंचे हैं, तो क्या लगता है सर कि वो लोग इंसाफ दिलवा पाएंगे? वो इंसाफ को खत्म करने के लिए वहां पहुंचे, ऐसी उनकी हिस्ट्री है। ये आरएसएस के कहने पे वहां पहुंचे हैं, ऐसी उनकी हिस्ट्री है। ये बीजेपी के कहने पे वहां पहुंचते हैं ताकि फैमिली को एक तरीके से अपनी मुस्लिम छवि दिखा के अपना जो इनकी जो बज़ाहिर चीज देखने में नजर आती है वो दिखा के उसको अपने कब्जे में करें और उसको फिर उसका नुकसान करने के लिए साजिश का हिस्सा बने आरएसएस और बीजेपी की। और आपको पता है ना कि ठगी तभी कर सकता है जब ठग पे आप विश्वास करें। विश्वास पात्र बन के ही कोई ठगी कर सकता है, तो ये वही काम करने जाते हैं।